कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं सर पढ़ना नहीं है, आप तो बस पास होने का तरीका बता दो। तो क्या आपके पास कोई मूल मंत्र होगा उन बच्चों के लिए कि कई गार्जियन क्या करते हैं, दूसरे बच्चे के परसेंट ज़्यादा आ रहे हैं, अपने वाले के कम आ रहे हैं, तो ये मानने लग जाए कि अपना बच्चा भी उससे ज़्यादा करे। ऐसे ये जो गार्जियन के बीच में कंपटीशन चल रही है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। और आज हमारे समक्ष एक बहुत ही खास मेहमान बैठे हुए हैं जो आपको बताने वाले हैं कि राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस और एसएसटी में कम मेहनत पर कम समय में आप बहुत अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं आपके बिहाफ पर सर से करूंगा और सर आपको बहुत ही परफेक्ट आंसर देंगे और आप उनको इम्प्लीमेंट करके अपने मार्क्स में बहुत अच्छे सुधार ला सकते हो। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका यहाँ पर, और आपने अपना समय निकाल करके आप यहाँ पधारे हो। तो बस बच्चों की जो कुछ इच्छाएं हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे उनके बारे में परीक्षा के टाइम होते हैं, क्वेश्चन भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप बच्चों को इस एग्जाम के जो बहुत करीब हैं अभी बच्चे, तो ऐसे में बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सजेस्ट ये कहना चाहूँगा मैं कि बच्चे प्रेशर कम लें, खुले मन से पढ़ें। अभी टाइम है, इतना कवर कर लेंगे, क्योंकि पहले भी खूब पढ़ा हमने। और जहाँ तक हो सके मेरा मानना है कि छोटे जो क्वेश्चन है, अभी बोर्ड आजकल क्या कर रहा है, छोटे क्वेश्चन को ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो पहले उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मेरा तो ये मानना है। और जो पेपर कर रहे हैं आप, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखें कि खंड के अनुसार करें, जैसे सेक्शन होता है उसके अनुसार करें, पहले पार्ट ए बी सी वैसे करें। तो उससे क्या होगा कि जो आपका फ्लो है वो बढ़ेगा। और बड़े क्वेश्चन है उन पर लास्ट में जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में बड़े क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, अच्छा, और उस वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता है और क्वेश्चन रह जाते हैं छोटे वाले। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हो सके पहले छोटे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करें और फिर बड़े प्रश्नों पर ध्यान दें। और एक अपने 10th में चाहे एसएसटी की बात करें या पॉलिटी की बात करें, आजकल मैप का ज़्यादा चलन, मैप पर भी पूरा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज विश्व राजनीति का देख लो या भारत का जो मैप है, दोनों सब्जेक्ट में चाहे एसएसटी हो चाहे पॉलिटी हो, दोनों में 4 नंबर का दे रखा है, तो उस पर भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सर से एक बार परिचय करवा देता हूं आपको कि सर अभी भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर में कार्यरत हैं और अपने लाइफ के करीब करीब 12 से 15 साल ये एसएसटी को दिया, एसएसटी को आपने दिया है। पॉलिटिकल 8 साल हो गए, पॉलिटिकल के 8 साल हो गए। वेल एक्सपीरियंस्ड है इन्होंने, मतलब इनके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। आप बेफिक्र होकर के सर के एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए, क्योंकि बहुत कम लोग आकर के इस तरीके से बोल पाते हैं कि आपको अपने मार्क्स के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो सर दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करना चाहूंगा कि आप इतना समय निकाल करके आए। सर बच्चों के लिए बीच में रहते हैं, बच्चों के लिए समय खूब अपने पास। आप सीकर से आप दिल्ली आए हो, ये बच्चों के प्यार को दिखाता है कि आप कितना बच्चों के बीच में रहते हैं। हमारा समय बच्चों के बीच में बीतता है। अच्छा, साल बच्चों के बीच में रहे, आगे भी रहना है। सही बात है, तो सही बात है। तो बच्चों के कुछ कमेंट आए थे और कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी डायरेक्ट किया था, तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप उनको प्रॉपर सजेशन दो। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि अभी एग्जाम के कुछ ही समय बाकी है, करीब महीने भर का समय बाकी है, सीबीएसई को चाहे अपने आरबीसी को। सही बात है, सबके लगभग यही समय बाकी है। तो पेरेंट्स का एक कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन हो रहा है, कुछ दबाव आ रहे पेरेंट्स की तरफ से, वो इनडायरेक्टली भी हो रहे हैं और डायरेक्टली भी हो रहे हैं। कुछ डर आ रहे हैं उनके बच्चों पर भी होता है, गार्जियन पर भी होता है, सब पर इस परीक्षा का प्रभाव। तो उस डर को बच्चे कैसे टैकल करें? उसके लिए तो सर दोनों को ही साथ मिलकर, दोनों को क्या मैं तो कहूँगा, गार्जियन, बच्चे और टीचर तीनों को मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी उसमें इम्प्रूव हो सकता है। ओके, गार्जियन है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालें, अभी टाइम है, बच्चे कवर कर सकते हैं। अभी कोई बच्चा कमज़ोर है उस पर थोड़ा खास, उसको खुद को खास थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जहाँ टीचर की बात है, तो टीचर जो बच्चा गलती कर रहा है उस गलती को टीचर बताए कि बच्चे आप ये गलती नहीं करें, उसमें इम्प्रूव करें। और जैसे कुछ टेस्ट हो चुके हैं, तो जिन टेस्ट में बच्चों के जो क्वेश्चन है वो सही नहीं हुए हैं या उन्होंने गलत किए हैं, तो उनको दोबारा देखें, उनको सही करने का प्रयास वो करें। इससे क्या होगा कि अभ्यास होगा और सुधार हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन है वो आगे एग्जाम में भी रिपीट होंगे उनमें से कुछ, और मान लो वही क्वेश्चन दोबारा आ रहे हैं तो बच्चा उसमें दोबारा गलती नहीं करेगा। तो जैसे 1 महीने बचा हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने शुरू से तैयारी नहीं की है। सही है। तो वही बचे हुए समय में कैसे तैयारी करें कि वो कम से कम जो फेल होने वाले हैं वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, या जो एवरेज बच्चे हैं वो 90 क्रॉस कर जाए। तो ऐसे उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए? कमजोर बच्चे हैं सर, उनका मैं ये मानना है, जैसे पॉलिटी की बात करूं मैं, तो आजकल क्या कर रहे हैं कि सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई, जो बॉक्स दे रखे हैं ना अपने चैप्टर में, उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा उठाते हैं, तो बच्चों को उन पर थोड़ा खास ध्यान देने की जरूरत है।
और जो छोटे क्वेश्चन जितने बन रहे हैं आजकल, तो मार्केट में न जाने कितने % बैंक वगैरह कुछ आते हैं। हाँ। तो छोटे क्वेश्चन हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो आराम से हो सकता है। लगभग ये 34-36 के आसपास मार्क्स का मैटर तो वही हो जाता है आजकल। बिल्कुल। तो बच्चे उन पर थोड़ा ध्यान दे तो वो जल्दी याद भी होगा, उनका जीके भी इंप्रूव होगा, आगे कंपटीशन में भी वो काम में आएगा और इससे सुधार आराम से हो सकता है। अगर सर के बात को मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में लगभग 36 नंबर के आसपास तो 1 नंबर के ही है। 1 नंबर। अगर 2 नंबर को मिला ले तो 50 नंबर के आसपास पहुंच जाता है, जहां तक पता है ना। तो अगर आप, मतलब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं किए अभी तक, है ना। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को याद ना कर पाओ तो आप 1 नंबर और 2 नंबर पर फोकस कर सकते हो, तो आप तो ऐसे ही पास हो जाओगे, आराम से हो सकता है ना। तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आप मुझे ये बताइए, जैसे बच्चों के ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो 2-4% से रह जाते हैं। हाँ। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम में आंसर गलत हो जाता है, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और उनका अगला एग्जाम खराब हो जाता है। तो ऐसे में वो क्या करें? जो जैसे मान लो आज एग्जाम है और आज कोई पेपर में थोड़ा बहुत गलत हो गया बच्चे का, तो उसको ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कल वाला जो पेपर है या आगे जो भी होगा उस पेपर की अच्छे ढंग से तैयारी करे, उसको भूल जाए। अब जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते। सही बात है। और दूसरी बात, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चन में गलती करते हैं, वहाँ पर वो पॉइंट्स नहीं बनाते हैं, हेडिंग नहीं देते हैं, तो वो देना चाहिए उनको। जहाँ तक जिस क्वेश्चन बड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आंसर आप दे रहे हो, तो जहाँ तक हो सके उसमें हेडिंग दें, पॉइंट बनाकर लिखें, तो उसमें अच्छा नंबर मिलेगा। मतलब जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ ना कि आप लोग बुरा ना माने, लेकिन मैं कहता हूँ क्या कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो उससे एग्जामिनर को घंटा फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं, लेकिन फर्क पड़ता है कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि आंसर लिखने का तरीका कैसा है। अगर कोई बच्चा साल भर पढ़ रहा है फिर भी उसके मार्क्स एवरेज आ सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा अगर 2 महीना पढ़ ले तो भी वो टॉप कर सकता है अगर ढंग से पढ़ लिया तो, क्योंकि लिखने का नंबर है। तो लिखने के मैटर पे आप कुछ सजेशन देना चाहोगे? जहाँ तक हो सके मेरा ये मानना है कि गलतियां कम से कम करें। कई बच्चे क्या करते हैं, और राइटिंग करते हैं, पहले लिखा फिर काटा फिर दोबारा लिख रहे हैं, तो उसे कॉपी जो चेक करने वाला वो दुखी हो जाता है, परेशान होता है कि यार गलत कर रहा है ये बच्चा। तो वैसा नहीं करें, जहां तक हो सके एकदम सुंदर लिखें, खुले लिखें, क्रमवाइज लिखें। इससे क्या है कि कॉपी चेक जो कर रहा है व्यक्ति वो भी प्रभावित होगा कि बच्चा ने बहुत अच्छा काम किया। और अगर गलत कर रहे हो आप, फिर उसको सही कर रहे हो, फिर गलत कर रहे हो, तो इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मेरा ये मानना। बिल्कुल। तो मैंने इसी चीज को सोचते हुए मैंने बच्चों के लिए एक एग्जामिनर ओरिएंटेड मैंने एक PDF निकाला है कि आखिर बच्चे एक एग्जामिनर आंसर शीट चेक करते वक्त क्या चीजें सोचता है। उस पर मैंने प्रॉपर SST का एक मैंने फॉर्मेट बना रखा। अगर बच्चे आप चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए, अभी तक आप अगर हमारे साथ बने हुए हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप फ्लो में बह जाते हो और सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो। ऐसे में आने वाले हमारे जो वीडियोज़ है वो स्किप हो सकते हैं, छूट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सर से ये करना चाहूँगा कि सर आप उन बच्चों को क्या राय देना चाहते हो जो कहीं ना कहीं शुरुआत में पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिए और अब जो है उनको रिग्रेट फील हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पछतावा फील हो रहा है। मतलब वो बच्चे बेकार नहीं है, पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनका माइंड डाइवर्ट था। ये एज भी वैसा होता है, उनका माइंड डाइवर्ट था, कभी मोबाइल में, कभी किसी और चीज में। हो गया उनका। हाँ, तो अब अगर वो मेकअप करना चाहे तो क्या वो मेकअप कर सकते हैं या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कर सकते हैं वो। उसका एक तरीका ये है कि जो आजकल चाहे CBSE चाहे RBSE अपना एक ब्लूप्रिंट जारी करती है जी, और उसमें हर चैप्टर है उसके कितने क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का मैटर आएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर वो तैयारी करें। जैसे कोई मान लो 5 नंबर का वो है जैसे लेसन है और उसमें 1-2 नंबर का आ रहा है और 3 प्रश्न 1-1 नंबर के आ रहे हैं, तो बच्चा उस चैप्टर को अच्छे ढंग से तैयार कर सकता है, तो वो 5 नंबर उसके क्लियर हो गए। तो ऐसे जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो तैयारी करेगा तो निश्चित रूप से उसमें सुधार हो सकता है। और 2-4 बार अगर मैप का अभ्यास करेगा, खुद को अभ्यास करना पड़ेगा मैप का, वो जितना अभ्यास करेगा उसमें उतना 4 नंबर का वो मैप का मैटर आता है, उससे इम्प्रूव हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास जो, क्योंकि आप तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, आप भी जानते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं सर पढ़ना नहीं है, आप तो बस पास होने का तरीका बता दो। तो क्या आपके पास कोई मूल मंत्र होगा उन बच्चों के लिए जिससे वो अब, क्योंकि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है अभी, अब 1 महीने के आसपास उनके पास भी समय है। इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, हाँ। जिसको पढ़ना आ रहा है ना वो आराम से पास हो सकता है, सीधी बात तो ये है। और पहले जो पेपर आते थे उनका लेवल अलग होता था, आज लेवल बहुत लो कर दिया एक तरह से मानो बात है। पहले इतने ऑब्जेक्टिव टाइप ये ब्लैंक स्पेस वाले पहले नहीं आते थे, हमारे समय तो बुक कितने वो 70 जितना लिखते थे उतने नंबर मिलते थे। लेकिन अब तरीका थोड़ा आसान कर दिया तो इससे बच्चा आराम से पास हो सकता है। वो थोड़े बस क्या छोटे वाले जो प्रश्न है उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे तो आराम से पास हो सकता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों के लिए कि
अभी जो है बच्चे लगभग देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पीछे हैं। जो बच्चे हैं, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो उतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल जो हैंड होल्डिंग होगा, उंगली पकड़ने पर वो दौड़ पड़ेंगे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अब तक कोई सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ा है, कोई विषय ठीक से नहीं पढ़ा है, तो उनको पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए? वो SST शुरू करे, या अगर 12th की बात करें तो वो पॉलिटिकल साइंस शुरू करे या ज्योग्राफी शुरू करे? वो मैनेज कैसे करे इन चीजों को? टाइम मैनेजमेंट देखो जरूरी है, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो। तो कैसे पढ़े वो? ये मानना है कि जैसे इंग्लिश है, आपकी साइंस है, 10th की बात करें तो इंग्लिश है, साइंस है, इनको आप पहले इनको तैयार करें। सुबह का जो टाइम है आप उनको दें, और बीच में जैसे आपको आगे टाइम मिलता है, फिर संस्कृत हो चाहे आपका सामाजिक हो, इन सब्जेक्ट को बाद में टाइम दें। मतलब कि वो कम से कम कुछ घंटों में डिवाइड कर, हाँ, अलग अलग डिवाइड कर लेना तो इससे अच्छा हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़े भाई, एक जो आ रहा है फिर वो सब्जेक्ट में आपको नुकसान हो जाएगा, तो टाइम आपको सभी सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, तभी आपका जो रिजल्ट है उसमें सुधार होगा। मतलब कि अगर वो एक सब्जेक्ट अगर आप फोकस करते हो सिर्फ एक पर, तो बाद में पता चलेगा कि वो भी भूलने लगे। यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से एक से नहीं हो सकता ना, एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे अपन, तो बाकी सब्जेक्ट पीछे छूट जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट पीछे छूट तो सभी पर ध्यान देना जरूरी है, समय निकालना जरूरी है सभी के लिए। और कुछ ऐसे भी है, कुछ मतलब बच्चे जो एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम देते वक्त क्या होता है कि वो लिखते हैं, लेकिन जब कभी कभी वो रुक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, हाँ, बाकियों को देखते हैं कि वो लिख रहे हैं, ऐसे में और टेंशन होता है, और जो याद किया हुआ था वो भी भूल जाते हैं। तो एग्जाम मतलब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, परीक्षा के वक्त बच्चे के मन में क्या चलना चाहिए जिससे कि वो आराम से आंसर को लिख सके? मेरा ये मानना है कि जब बच्चा परीक्षा हॉल में बैठा है तो उधर बाहर क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे, शांत बैठे, मन को एकाग्र करे, और जो क्वेश्चन है पहले उसको, पेपर है उसको पढ़े, जो उसको लग रहा है कि ये सबसे आसान है पहले वो करे, और जहाँ तक हो सके अगर वो सेक्शन के अनुसार कर रहा है तो वो और ही अच्छा रहेगा। तो छोटे प्रश्न है पहले वही वो जो आ रहे हैं वो कर ले, और फिर बड़े प्रश्नों पर ध्यान दें। सही बात, इधर उधर ताका झाकी ना करें, नकल की कोशिश में ना करें, इससे सुधार होगा। अगर वो ऐसा देख रहा है आस पड़ोस वालों को, तो हो सकता है कई बार वो डिप्रेशन में आ सकता है, कि वो लिख रहा है और मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आंसर आपको पहले से याद है और अच्छे से याद है, वो आपको पहले करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो जो साइकोलॉजी जो होता है एग्जामिनर का, वो भी ऐसे ही कहते हैं, शुरुआत में गलत आंसर मिल जाए तो पूरा आंसर शीट का उसका एक दिमाग में बैठ जाता है, करने वाले पर इफेक्ट पड़ता है इसका, कि शुरुआत में गलत हो गया ना तो फिर उन पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, कि आप अगर बाद में वो ज्यादा नहीं तो 2-3 नंबर का नुकसान हो जाता है अपने को। 2-3 नंबर भी तो बहुत होते हैं, 2-3 नंबर भी बहुत होते हैं। अगर शुरुआत में भी आपने गलती कर दी है, मतलब बच्चे शुरुआत में अगर गलती कर दें तो एग्जामिनर का माइंड सेट बिल्कुल सेट हो जाएगा कि ये कितना भी अच्छा लिख दे, ये उतना ज्यादा ही प्रभावित नहीं कर पाएगा, वो प्रभावित नहीं होगा। तो ऐसे में आपको मतलब अगर आप बच्चों को ये बताएं कि जैसे एक नंबर है, तो सबसे ज्यादा मतलब प्रभावशाली जो चैप्टर है वो कौन से करें? क्योंकि आप तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो उसके लिए तो ब्लूप्रिंट की सहायता लें आप। हाँ, और फिर उसमें देख लें कि आपका जो कौन सा चैप्टर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसका अकॉर्डिंग तैयारी कर लें। मतलब वो जो कमजोर बच्चों की जो बात करें ना, जिन्होंने अभी तक एक तरह से मतलब ढंग से तैयारी नहीं कर पाए हैं, वो उन बच्चों की बता रहा हूँ, वो क्या करें, ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करें। मतलब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको वही चैप्टर करें, नहीं छोटे वाले क्वेश्चन जिनमें छोटे ज्यादा दे रखे हैं ना, जैसे 1 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, उन पर ज्यादा फोकस करें। वो इससे क्या होगा कि वो जो कमजोर बच्चा है उसकी तैयारी होगी तो उसके आत्मविश्वास आएगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, फिर वो जैसे जैसे कवर होते हैं फिर बड़े वाले प्रश्नों को तैयार कर ले। बिल्कुल, यानी कि याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको याद करने में ज्यादा दिक्कत होती है। और स्पेशली इन सभी मामलों में पेरेंट्स की मुझे कहीं ना कहीं गलती नजर आती है, क्योंकि पेरेंट्स अपने टाइम में उनका सिलेबस अलग था, सारी चीजें अलग थी, सिस्टम अलग था। अब वो अपने तरीके से बच्चों को तैयार करने पहले वाला पैटर्न पूरी तरह चेंज हो चुका है ना, तो अब पेरेंट्स को कैसे, आज का बच्चा दबाव नहीं झेल सकता। हाँ, तो ये पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहिए? पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं दे। अकेले रिजल्ट है, आपके मार्क्स हैं, वो ही आगे आपका भविष्य तय नहीं कर सकते। कई बच्चे कमजोर बच्चे हैं, वो भी बहुत आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कई बार हमने ऐसा देखा है, सुना भी है कि 10th में कम परसेंट थे लेकिन वो IAS बन गए और ज्यादा परसेंट वाले रह गए। तो वो कोई जरूरी नहीं, 10th या 12th के जो परसेंट है वो आगे जिंदगी में इतने ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। बच्चे जीवन अनमोल है, कई बार बच्चे सुसाइड तक के कदम उठा लेते हैं, सही बात वो गलत है। इसलिए गार्जियन को ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए बच्चों पर। जैसे वो तैयारी कर रहे हैं, हाँ उसमें सहयोग करें। बच्चा लापरवाही कर रहा है तब आप उसको टोकें, थोड़ा रोकें, उसको समझाएं, लेकिन ज़्यादा दबाव दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि कई गार्जियन क्या करते हैं, दूसरे बच्चे के परसेंट ज़्यादा आ रहे हैं, अपने वाले के कम आ रहे हैं, तो ये मानने लग जाए कि अपना बच्चा भी उससे ज़्यादा करे,
ऐसे ये जो गार्जियन के बीच में कंपटीशन चल रही है ना, वो नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चे पर दबाव कम हो और बच्चा शांत मन से पढ़े, ये कहना चाहूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हमारे साथ कोई अभिभावक अगर अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं तो उनसे भी प्रार्थना है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों पर इस वक्त तो दबाव बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि अभी ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आजकल के बच्चे दबाव झेल नहीं पा रहे, नहीं झेल पा रहे हैं। और अभी जो समय भी है जो लगभग महीने भर बचा हुआ है, कर लेगा बच्चा। अगर अभी बच्चे पर प्रेशर बन गया एग्जाम टाइम में तो फिर और ज्यादा दबाव में आ जाएगा, बहुत दबाव में होगा, उसका रिजल्ट पूरा खराब होगा। जो याद होगा ना वो भी वो भूल जाएगा। तो अभी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति वगैरह दोनों की चर्चाएं करते हैं हम लोग। आप मैप को लेकर के क्या आपका विचार है, मतलब मैप पॉइंटिंग पर बच्चे कैसे फोकस करें? मैप का तो देखो सर अभ्यास पर डिपेंड करता है। आप जो बड़ा मैप आता है पहले वो ले, बच्चा उसको समझे पूरे ढंग से, मतलब जो बड़े राजनीति वाला वर्ल्ड पॉलिटिकल के बड़ा मैप लेगा बच्चा, उसको आराम से समझेगा ना, तो फिर उसका आसान काम हो जाएगा। और जहां तक हो सके जो मैप है, पहले खाली मैप आप छोटे जो आते हैं मार्केट में वो लें, उसको खुद भरें। जितना अभ्यास करेंगे ना उतना ही अपना वो काम ज्यादा सही हो जाएगा। उसका कोई अगर शॉर्टकट आप बताना चाहो बच्चों को तो? मैप का तो शॉर्टकट क्या हो सकता है सर, देखो अभ्यास का काम है तो। हाँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनको ये नहीं पता भारत के राज्य कौन से, कहाँ राज्य का पता नहीं, तो वो बच्चा फिर दूसरी जो जगह पूछ रहा है, जैसे 10th की बात करूं मैं, तो उसमें जगह पूछ रहे हैं तो वो कहाँ से बताएगा। जहां तक हो सके बच्चों को पहले पूरे राज्य हैं, फिर उनमें कौन कौन सी जगह कौन पूछी जा रही है, ज्यादातर पूछी गई है या जो अपने बुक्स में है, उनको वो अभ्यास से तैयार कर ले। तो दोस्तों एक अंतिम सवाल मैं सर से पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों की ऐसी शिकायतें थी और ऐसे मैसेजेस थे जो मुझ तक आ रहे थे। उनका कहना ये था कि सर कम समय में हम याद तो कर रहे, पढ़ भी रहे, रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन याद करने के बाद थोड़े पल के लिए तो ये याद रहता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो ऐसा बच्चे मतलब किस तरीके से तैयारी करें कि वो याद तो करे और वो भूले भी ना? ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है सर, इसमें थोड़ा सुधार हो सकता है। जैसे बच्चा याद कर रहा है तो उसको लिख के, थोड़ा छोटे जो क्वेश्चन है ना उनके आंसर है वो लिख के याद कर सकता है वो। इससे क्या होगा, एक तो उसका लिखने का तरीका है वो अभ्यास हो जाएगा, गलतियां नहीं होंगी, और बच्चे को जो लिखा हुआ है वो जल्दी याद होता है। तो लिख कर उसको, जैसे वो पढ़ाई कर रहा है उस समय जो मेन पॉइंट है उनको लिखने से जल्दी याद होगा। ठीक है, तो वो तरीका अपना सकता है। तो लगभग देखा जाए तो आपसे रिलेटेड आपके मन में जो क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिया है ना। फिर भी सर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें बच्चों को बताया जाना चाहिए, कि आप मतलब आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि बच्चे आपको ये करना चाहिए या ऐसे करो तो ज़्यादा बेटर है, तो आप बच्चों को और उनके अभिभावकों को क्या संदेश? पहला तो मैं अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाएं, अभी समय है, बच्चे कवर करेंगे, आप उनका सहयोग जरूर करें। और दूसरी बात बच्चों को कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर तैयारी ढंग से नहीं करी है तो जो ब्लूप्रिंट आया है बोर्ड का उसके अकॉर्डिंग आप अपने हर चैप्टर को देखें, समझें उसको कि किस प्रकार के क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। और बड़े क्वेश्चनों की अगर बात करूँ तो उसमें आप नोट्स जो आपके पास हैं उनसे समझें और लिख के जो मेन पॉइंट है उनको लिखें। आप हेडिंग जो होती है उनको लिखें, आगे का विवरण पर उतना ज़्यादा एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है, मेन हेडिंग पर ध्यान देता है जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है उन पर, तो उसका अभ्यास करें। साथ ही मैप जो आता है आपके 4 नंबर का आता है उसका भी आप जितना हो सके अभ्यास कर लेंगे तो आपके निश्चित रूप से आपके में सुधार हो जाएगा। और परीक्षा के अगर पेपर दे रहे हैं आप, कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, आप दूसरे दिन मान लो अगले दिन नेक्स्ट डे आपका दूसरा सब्जेक्ट का पेपर है, तो जो हो गया आप उसको आप नहीं बदल सकते। आगे की अच्छी तैयारी है वो मन से ढंग से करें ताकि पीछे जिस पेपर हो चुका है जिसमें नुकसान हुआ है उसको आप कवर कर सकें। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपके काम लायक इस वीडियो में आपको मिला भी होगा। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हाँ, आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को उन बच्चों तक, उन अभिभावकों तक ज़रूर पहुँचाना जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका एक शेयरिंग हो सकता है कि उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद सर आपका भी, आप अपना समय निकाल कर हम तक पहुंचे हो। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अगले वीडियो में भी मिलेंगे कुछ नए चर्चाओं के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।